तो सीएम योगी को सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। और अगर यह खिलवाड़ मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ हो तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि योगी क्या कुछ कर गुजरेंगे। अब यही हो भी रहा है। दवा के रूप में जहरीला कफ सिरप बेचकर बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले योगी के रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ एक्शन में है और मौत का कारोबार करने वालों का बही खाता तैयार किया जा रहा है। जीवन के साथ खिलवाड़ किया, याद रखना, उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो याद करना, खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर पड़ाए। जिन बच्चों पर सीएम योगी जान छिड़कते हैं, चंद रुपयों के खातिर उन्हीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ की कोशिश हुई। उनकी रगों में कफ सिरप के रूप में जहर घोलने की साजिश हुई है और अब योगी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जहरीले सिरप के सिंडिकेट पर एक्शन, मास्टरमाइंड का करीबी शिकंजे में, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही रडार पर। अरबों रुपए कीमत के जहरीले कफ सिरप के तस्करी के मामले में अमित टाटा नाम का एक शख्स एसटीएफ के शिकंजे में है। उससे पूछताछ में एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का नाम सामने आया। आलोक ने अमित टाटा के साथ मिलकर वाराणसी में दवाओं की एक अपनी फर्म बनाई, जिसके जरिए जहरीली कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। अब एसटीएफ की टीमें अपने ही महकमे के बर्खास्त सिपाही आलोक की तलाश में दबिश दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर समेत कई जिलों में छापा मारा, लेकिन आलोक का सुराग नहीं लगा। अमित टाटा से हुई पूछताछ में सिर्फ आलोक का ही नाम सामने नहीं आया, बल्कि जहरीले कफ सिरप के कारोबार में शामिल कई और किरदार सामने आए हैं। अमित टाटा ने पूछताछ में आलोक का नाम बताया। ये दोनों विकास नाम के युवक के जरिए शुभम जायसवाल नाम के शख्स के संपर्क में आए थे, जो कोडिंस कफ सिरप के कारोबार का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जहर के इस कारोबार में शुभम के 3 और पार्टनर थे, वरुण सिंह, गौरव जायसवाल और विशाल मेहरोत्रा। इन लोगों के कहने पर ही अमित और आलोक ने वाराणसी में अपनी अपनी फर्म बनाई थी। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद शुभम जायसवाल फरार हो गया है। हालांकि एसटीएफ लगातार एक्शन में है। दवाओं की कई फर्म निशाने पर है। धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। ड्रग विभाग ने कुल 12 और अवैध फर्मों की जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वाराणसी में अब तक कुल 40 ऐसे फर्म हैं जो अवैध कारोबार में शामिल रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच चल रही है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये 100 करोड़ का कारोबार क्या इससे भी ज्यादा है और इसमें और कौन कौन सी वो मछलियां हैं जो अभी भी जाल से बाहर हैं। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार पर लगातार कसते शिकंजे के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली। अखिलेश की मांग का जवाब सीएम योगी ने दिया है। जो कफ सिरप है, इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। एमपी में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार हरकत में आई थी। सिरप की बिक्री यूपी में बैन कर दी गई है और इसके कारोबार से जुड़े लोगों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। 19 अक्टूबर को सोनभद्र में 3 करोड़ की कफ सिरप पकड़ी गई थी। 4 नवंबर को गाजियाबाद में 3 करोड़ 40 लाख का जहरीला सिरप जब्त किया गया। 19 नवंबर को वाराणसी में करोड़ों का सिरप जब्त हुआ। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले, उनकी जिंदगी को खतरे में डालने वाले लोग कहीं भी छिपे हों, उन्हें खोजकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जाने और अवैध कारोबार में शामिल सभी 28 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले इस अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जी मीडिया।
और अगली रिपोर्ट एक सवाल के साथ कि आखिर जिहाद वाली सोच कब तक डराएगी। मौलाना मदनी ने जिहाद वाली धमकी दी तो आज बंगाल वाले हुमायूं कबीर ने जिहाद वाली धमकी दी। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद करने के लिए तैयार है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत पर एतबार नहीं। ये वो लोग हैं जो देश को संप्रदाय के टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रहे हैं। मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का जहर भोपाल से मुर्शिदाबाद तक फैल चुका है। प्रयोगशाला एक ही है, विधायक हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी सोच का और मौलाना महमूद मदनी की मानसिकता का। वो SIR भी चलाया हुआ है। तभी तो हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में वही जिहाद वाला नफरती राग सुनाते हैं जो मुर्शिदाबाद से 1387 किलोमीटर दूर जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी मंच से मुस्लिमों को भोपाल में सुनाते हैं। सवाल है कि क्या ये संयोग है या देश में आग लगाने का प्रायोजित प्रयोग। देश के भाईचारे को दंगे की आग में झोंक देने की गहरी साजिश दिख रही है, वरना कोई वजह नहीं दिखती कि 6 दिसंबर को दूसरी बाबरी की नींव रखने का हुमायूं कबीर ऐलान करते हैं और इसके लिए उसी जिहाद की घोषणा करते हैं जिसे मदनी लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताते हैं। बाबरी मस्जिद बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बेलडंगा में ही बनेगा। कुछ दुश्मन, कुछ मुनाफिक एक इनको खिलाफ बोल रहा है, इनको विरोध कर रहा है। ऐसा दिन आएगा ये लोग मेरा पर आके सरेंडर करेगा। बिल्कुल क्लियर है, हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक सोच ने बाबरी का प्लान तैयार कर लिया है, बस तारीख के इंतजार में है। हुमायूं कबीर दावे कर रहे हैं कि हर हालत में 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास होगा। जरूरत पड़ी पार्टी अगर साथ नहीं देगी तो पार्टी भी छोड़ देंगे और इसके लिए जरूरत पड़ी तो जिहाद भी किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने बाबरी का बखेड़ा खड़ा कर देश में 440 वोल्ट वाला करंट दौड़ा दिया है, जिसे छूते ही हिंदू मुस्लिम वाली गंगा जमुनी तहजीब का छिन्न भिन्न होना तय दिख रहा है। किसी ऊपर जुल्म मैं नहीं किया तो मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। जिहाद करके संघर्ष करके तो मेरा अधिकार छीन लेंगे ना। अगर पार्टी कहती है कि हुमायूं कबीर साहब आपको ऐसा नहीं करना, क्या करेंगे फिर कबीर साहब? मैं पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और तो और हुमायूं कबीर ने बाबरी के लिए ममता दीदी का साथ यानी टीएमसी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने में 3 साल का समय लगेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि जिस जमीन पर बाबरी की नींव रखने की बात हुई है उस जमीन के मालिक ने तो साफ मना कर दिया है। जमीन का कौन सा टुकड़ा है जिस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा ये नहीं बताया गया है। बाबरी मस्जिद की रूपरेखा कैसी होगी ये नहीं बताया गया है, लेकिन ताल ठोक कर हुमायूं कबीर लगातार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हर हाल में होगा। बाबरी के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले हुमायूं कबीर को मुस्लिम स्कॉलर सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। बिहार से यूपी तक हुमायूं कबीर की निंदा हो रही है। ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय से उठी आवाजों को भी दरकिनार कर हुमायूं कबीर खुली धमकी पर उतर आए हैं। आज जिहाद की बात कर रहे हैं, कल मुस्लिम समुदाय की तादाद का डर दिखा रहे थे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% में পৌঁছাবো। हुमायूं कबीर को कौन दे रहा है जहरीली फसल उगाने वाला खाद पानी? क्या मौलाना महमूद मदनी जैसे मुस्लिम रहनुमा? क्या AIM के माजिद हुसैन जैसी नफरती जुबान वाले नेता? क्योंकि हिंदू समुदाय में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
फंडिंग कहाँ से होती है जो इस तरह की ये बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं नाम रखते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की फितनावार फसादात फिर से दोबारा हिंदुस्तान में कायम हो। संविधान से देश चल रहा है, कानून व्यवस्था लागू है, उसका विरोध करके संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो सरिया कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हुमायूं कबीर बाबरी वाली बुझ चुकी आग को हवा दे रहे हैं, जिसके लहकते ही पहला शिकार हुमायूं कबीर के ही होने की आशंका साफ साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, देश में सभी को छूट है कि वो कहीं भी बस सके, लेकिन बसने वाला अगर साजिशन हिंदू कॉलोनी में घर खरीदे और फिर हिंदू मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिलने लगे, इसका मतलब परिस्थिति वाकई भयावह है। बुलंदशहर की एक हिंदू कॉलोनी में भूचाल मचा हुआ है। कभी यहां एक भी घर हिंदुओं को छोड़ दें, अगर हिंदुओं को छोड़कर किसी दूसरे समुदाय का नहीं था, लेकिन दूसरे समुदाय के एक परिवार ने इस कॉलोनी में घर खरीदा और विवाद शुरू हो गया। गिनते जाइए, कैमरे में दर्ज मकान बिकाऊ है कि ये पोस्टर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 नहीं, पूरे मोहल्ले के मकानों पर चस्पा हैं ऐसे पोस्टर। ये पाकिस्तान का कोई हिंदू अल्पसंख्यकों का इलाका नहीं, ये किसी दंगे से डरे समुदाय के पलायन की गवाही नहीं, ये लुटेरों या बदमाश के खौफ में अपनी जड़ों से उखड़ने का पोस्टर नहीं, ये ट्रेजेडी है 100 करोड़ वाले हिंदुस्तान के हिंदुओं की, जिनके मोहल्ले में एक मुस्लिम घर आबाद हुआ और अब 200 से ज्यादा परिवार उजड़ने के कगार पर आ खड़े हैं। चौंकाने वाली बात ये योगी के सूबे के शहर बुलंदशहर की तस्वीर है। शायद सीएम योगी ने ऐसी की आशंका जताई थी। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। आरोप है कि हड्डी फेंकी जाती है हिंदू मंदिरों के सामने, अंडे का छिलका बिखरा दिया जाता है मंदिर के पास, मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है मंदिर के बगल में। क्योंकि 500 साल पुराने के मंदिर के सामने एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीद लिया, हनुमान मंदिर में बरसों से आरती गाती जुबान आज अपने इष्ट के अपमान की दुख भरी दास्तां सुनाने को मजबूर है। यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, पृथक प्रयास। रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। घर बेचने वाले हिंदुओं की ये मजबूर गली बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके की है, जहां हर घर पर लगे ये पोस्टर बताते हैं यहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग कितने परेशान हैं। पुलिस का कहना है कि ये 2-3 लोगों के बीच का विवाद है, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए और कितने हिंदुओं के मकान बिकाऊ हैं गिन लीजिए। यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बिक रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली आ रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। पहले मेरठ, अब बुलंदशहर। पिछले 24 घंटे में मेरठ के बाद बुलंदशहर दूसरा शहर है जहाँ हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी है। दोनों जगहों पर पलायन की धमकी की वजह एक ही है, मुस्लिम समुदाय का हिंदू इलाके में गड़बड़ी फैलाने का आरोप। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये है, व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे,
उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है, जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। बहुसंख्यक हिंदू जब अपने ही देश में अपना आशियाना बेचने के लिए मजबूर हैं, अपना खानदानी घर छोड़कर कहीं और बसने की पीड़ा क्या होती है, ये खुर्जा के लोग ही समझ सकते हैं, जो बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां वो और उनके भगवान दोनों सुरक्षित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में जिसने भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश की, उसकी कुटाई होती है। योगी फोर्स ने बीते 24 घंटे में अलग अलग शहरों में बदमाशों को तगड़ा झटका दिया है। गौ तस्कर से लेकर लुटेरे तक ऐसी सजा दी गई, अब वो अपराध से तौबा करने की बात करने लगे हैं। तो आप देखिए यूपी में बदमाशों की कुटाई का ये लाइव शो। कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर उस अपराधी, बदमाश, माफिया की कुटाई जारी है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश की। ये 3 तस्वीरें योगी के वचनों के प्रमाण हैं। शहर शहर अपराधियों के गुनाहों का हिसाब कैसे किया जा रहा है, देख लीजिए। बदमाशों की बुलेट से ऐसी कुटाई हो रही है कि पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, रहम के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जमीन पर लेटा ये बदमाश शातिर गौ तस्कर है, जिसका योगी फोर्स ने बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया है। शनिवार रात इस गौ तस्कर का सामना पुलिस से हो गया। पुलिस को देखते ही वो गोली चलाने का गुनाह कर बैठा। इसके बाद क्या हुआ, देख लीजिए। उसको जब घेर करके समर्पण करने का वो कहा गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। जवाब में थाना फूलपुर की पुलिस द्वारा उसको फायरिंग, उसके ऊपर गोली चलाई गई है, जो कि उसकी बाईं टांग में लगी है। आरोपी को गोली लगने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया गया है और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में भी योगी फोर्स ने गौ तस्करों की अच्छी कुटाई की। एक इंटरनेशनल गैंग गायों को पिकअप वैन में भरकर बिहार के रास्ते बंगाल ले जा रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान जब गाड़ी रुकवाई गई तो अपराधी जंगल की ओर भागने लगे, गोलियां बरसाने लगे। योगी फोर्स ने भी बुलेट से करारा जवाब दिया। योगी फोर्स ने गौ तस्करों के पैर में बुलेट ठोकने में देर नहीं की। दोनों गौ तस्कर दबोच लिए गए। थाने में तसल्ली बख्श इलाज होगा। कानपुर में भी योगी फोर्स ने इनामी लुटेरों का वही हश्र किया जो सोनभद्र और वाराणसी में गौ तस्करों के साथ हुआ था। लूट की कई वारदात में वांटेड बदमाश का सामना योगी फोर्स के दिलेर जवानों से हो गया। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो गोली चला बैठा। योगी फोर्स की उंगली भी पिस्टल के ट्रिगर पर थी। जवाबी बुलेट ने लुटेरे को लंगड़ा कर दिया। सीएम योगी का बुलडोजर देश के राउंड पर निकला हुआ है और आजकल उसने गुजरात के अहमदाबाद में ठिकाना बना रखा है। उसकी चहलकदमी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास के इलाके में देखी गई। विकास की राह में रोड़ा बन रहे 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को बुलडोजर का पंजा जमींदोज करने में जुटा है। तो आप भी देखिए बाबा बुलडोजर के धुरंधर का एक और एक्शन अवतार। 60 साल से यहाँ पे रहे, ये मकान मेरा भी था यहाँ पे। 60 साल से हम लोगों को कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। 1, 2, 3 पक्के मकानों की एक एक ईंट बिखेर रहे ये वो बुलडोजर हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कई और बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं। बलदेव नगर इलाके में बने घरों को जमींदोज कर रहे हैं। बुलडोजर प्रहार की दिल दहला देने वाली जरा ये तस्वीरें देखिए। ये पहला वार, ये दूसरा वार, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां वार, ये 7वां और ये 8वां, 9वां और ये 10वां वार। इसी के साथ कंक्रीट की बनी छत की चिंदी बिखर गई। ये बुलडोजर एक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मद्देनजर रखते हुए अंजाम दिया जा रहा है। मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास बनने जा रहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और ओलंपिक विलेज को देखते हुए स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने की ये बुलडोजर कवायद है। हालांकि लोग इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। यहाँ पे रहे, ये मकान मेरा भी था यहाँ पे।
60 साल से हम लोगों को कुछ नहीं दिया, उन लोगों ने अभी नोटिस भी नहीं दी, कुछ नहीं दी। सुबह में 6 बजे आ गए ये लोग, 6 बजे में आ गए बुलडोजर लेके। हम लोग जाए तो कहाँ जाए। बुलडोजर जब चलता है तो ऐसी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने टारगेट से मतलब होता है जो उसके लिए तय किया गया है। उसे हर हाल में उस टारगेट को अचीव करना है। देखिए वो बुलडोजर यही कर रहा है। बुलडोजर के भारी भरकम पंजे की ये पहली चोट पड़ी, ये दूसरी चोट। इस तीसरी चोट के साथ कंक्रीट की छत का बड़ा हिस्सा दरक कर झुक गया। ये चौथी चोट और ये 5वीं चोट। छत पूरी तरह बिखरने की कगार पर आ गई। अब देखिए बुलडोजर की भारी नोक कैसे छत के बाकी बचे हिस्से की धज्जियां उड़ाने में जुटा है। अहमदाबाद महानगर पालिका की टीम ने साबरमती वार्ड के टीपी स्कीम नंबर 23 में साबरमती टोल नाका के पास लगभग 25 मीटर का रास्ता चौड़ा करने में रुकावट बन रहे मकान और दुकान तोड़ने का काम शुरू किया है। अहमदाबाद महानगर पालिका के बलदेव नगर इलाके के मकान और दुकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट तक गए थे, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब बुलडोजरों ने गरजना शुरू कर दिया है। जिस रास्ते पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास बनने वाले एक्वेटिक स्टेडियम के पास खुलेगा। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को आसानी से स्टेडियम तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद में बुलडोजर जमकर गरजा, लेकिन बिहार में सम्राट सेना की बुलडोजर टीम के एक्शन को रोकने की कोशिश की गई। अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर को चुनौती दी। मुजफ्फरपुर में सड़क कब्जाने वाले लोगों ने बुलडोजर टीम पर हमला कर दिया। जिन्होंने बुलडोजर का रास्ता रोकने का दुस्साहस किया, उनका बचना नामुमकिन है। प्रशासन ने कह दिया है दोषियों को ढूंढकर उनका इलाज किया जाएगा। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बुलडोजर टीम पर हमला, सम्राट के बुलडोजर को चुनौती। अब तक बुलडोजर अवैध कब्जे पर हमला करता था, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध कब्जा करने वालों ने ही बुलडोजर पर हमला कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीधे चुनौती दे दी है। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है। सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर टीम दलबल के साथ पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर को ही टारगेट कर लिया। बुलडोजर के टायर की हवा निकाल दी, उसके शीशे तोड़ डाले, ड्राइवर को पीट डाला। ये मुजफ्फरपुर का मारीपुर का इलाका है जहाँ पे भारी विरोध हुआ है, क्योंकि जो अतिक्रमण खाली कराई जा रही थी इसको लेकर लोगों ने यहाँ पे विरोध किया है। तो तस्वीर में साफ तौर पर देख रहे होंगे ये जेसीबी है और लोगों ने, आक्रोशित जो लोग थे वो इन्होंने जेसीबी का हवा खोल दिया। लॉ एंड ऑर्डर के दुश्मनों को लग रहा था कि हमला करने से बुलडोजर अपना मकसद भूल जाएगा और उनका अतिक्रमण बच जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मरम्मत के बाद बुलडोजर दोबारा यहाँ पहुँचा और इस बार ताकतवर होकर आया। उसने हर उस दुकान और मकान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। सड़क की जमीन पर बनाई गई सीढ़ियों से लेकर दुकानों के बोर्ड और दरवाजों तक को तोड़ दिया गया। जिन्होंने बुलडोजर पर वार किया था उनकी डेंटिंग पेंटिंग का अल्टीमेटम भी प्रशासन ने दे दिया है। प्रशासन के सामने जो भी किसी तरह का विरोध करेगा, जो भी नियम पूर्वक कार्य है, अगर उसमें कोई भी विरोध करेगा तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर ने सिर्फ अतिक्रमण को ही नहीं तोड़ा, सड़क को पार्किंग बनाने वालों को भी दंड दिया। वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों पर कब्जा कर रखा था और इसीलिए यूपी के बुलडोजर मॉडल से अब इनका हिसाब किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हर हाल में खत्म किया जाएगा। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। पिछले कुछ दिनों में बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया, समस्तीपुर और पटना में भी इसी तरह पीले पंजे से अतिक्रमण को धुआं कर दिया गया है। बिहार में बुलडोजर ने तो अपनी चाल की शुरुआत की है, जल्द ही इसकी रफ्तार और तेज होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस मंदिर में रोजाना आम लोग पूजा पाठ करते थे, आज सुबह वहां लोग पहुंचे तो मंदिर में लगी मूर्तियों को किसी ने खंडित कर दिया था। भगवान के पोशाक में आग लगा दी। घटना राजस्थान के कोटा की है। हिंदू संगठन गुस्से में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला श्रद्धालु ने तो रोते हुए ऐलान कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी पानी तक नहीं पीऊंगी। सड़कों पर नारेबाजी, साथ में आसमान पर हिंदुओं का गुस्सा। हिंदुओं के इस क्रोध की वजह है एक मंदिर का अपमान। मंदिर के अपमान की इस तस्वीर को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। सोचिए, जो लोग रोजाना यहाँ दर्शन पूजा करने आते थे, उनको अपने भगवान को इस हालात में देखकर कितना धक्का लगा होगा। एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु तो मंदिर की हालत देखकर रो ही पड़ी। बुजुर्ग महिला श्रद्धालु ने ऐलान कर दिया है कि जब तक मंदिर का अपमान करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। घटना राजस्थान के कोटा की है, जहां गुमानपुरा इलाके में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में रखी शिव परिवार की मूर्ति को अज्ञात शख्स ने खंडित कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान के वस्त्र में आग भी लगा दी गई। मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे है और मंदिर को चारों ओर से स्टील की रेलिंग से घेरा गया है। इसके बावजूद किसी ने मंदिर के साथ औरंगजेब वाली हरकत कर दी। इस घटना ने स्थानीय हिंदुओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए, किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। वहां पर शिव जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया है, जो किस तरीके की घटना यदि किसी साजिशवश हुई है या षड्यंत्रपूर्वक हुई है, तो इसका खुलासा होना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उक्त व्यक्ति को पकड़कर हमारी जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए, उसका निराकरण कराने का कष्ट करें। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की तो एक शख्स का चेहरा सामने आया है। पुलिस का दावा है कि वो शख्स मंदबुद्धि हो सकता है। हालांकि अभी भी वो शख्स पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हिंदुओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि मंदिर का अपमान करने वाले को जब तक पकड़ा नहीं जाता, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर एंड कंपनी को खुला चैलेंज दे दिया। या तो इमरान की सलामती को लेकर पुख्ता खबर उन तक पहुंचाई जाए या फिर शहबाज सरकार बड़े प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। इस ऐलान ने मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जेल में इमरान खान जिंदा या मुर्दा, इस सवाल के जवाब को लेकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर सुलग रहा है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस सवाल का जवाब जल्द जेल से बाहर नहीं आया तो फिर इनकलाब होगा। परिवार लगातार इमरान खान से मुलाकात करने की मांग कर रहा है। साथ ही उनके समर्थक भी उनको लेकर चिंतित हैं। उनके समर्थक बेकाबू हो रहे हैं। पीटीआई के अल्टीमेटम ने अब मुनीर एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। खबर है कि आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों ने इमरान खान को लेकर एक सीक्रेट इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इमरान खान के सपोर्टर्स के भविष्य में होने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हिंसक प्रदर्शन से निपटने को लेकर रणनीति पर चर्चा भी की गई। मुनीर एंड कंपनी रणनीति बना रही है तो इमरान के समर्थकों ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान जल उठेगा। इमरान समर्थकों ने चेतावनी दे दी है कि सरकार को इमरान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठ रहे सभी सवालों के सही जवाब देने ही होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो जनता के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ इमरान का मामला मुनीर के गले की फांस बनता दिख रहा है तो दूसरी ओर मुनीर के लिए एक और बुरी खबर है। मुनीर 29 नवंबर की रात को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपना कार्यकाल आधिकारिक तौर पर खत्म करने वाला था, जिसके बाद उसकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ के नए पद पर ताजपोशी की जानी थी। लेकिन अभी तक इसके लिए पब्लिक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी न होने से आसिम मुनीर की संवैधानिक स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। ये चर्चा होने लगी है कि कहीं शहबाज शरीफ की सरकार मुनीर को डबल क्रॉस तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मुनीर के लिए आने वाले दिन अच्छे साबित नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।